मैं सुरेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के वीडियो में हम क्रिया व क्रिया का पद परिचय करना सीखेंगे। तो क्रिया का पद परिचय करने से पहले छात्रों हमें क्रिया और क्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करना होगा। टॉपिक का नाम है क्रिया। तो छात्रों, क्रिया की परिभाषा है कि वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। छात्रों, क्रिया की परिभाषा है कि वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए उस शब्द या शब्द समूह को क्रिया कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है तो इसमें जाता है शब्द से वाक्य में किसी काम का होना पाया जा रहा है। मुकेश आम खाता है तो इससे खाता है शब्द से वाक्य में किसी कार्य का होना पाया जा रहा है। दिनेश पुस्तक पढ़ता है तो छात्रों, इसमें पढ़ता है शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जा रहा है। तो वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उस शब्द या उस शब्द समूह को छात्रों क्रिया कहते हैं। उसके बाद में जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस शब्द से कार्य का किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाए वो शब्द या उस शब्द समूह को क्रिया कहते हैं। जैसे गंगा नदी बह रही है तो इसमें बह रही है, इस पूरे शब्द समूह को छात्रों हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। इसके बाद में आता है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है कि जैसे पढ़ना, अक्सर क्रिया ना, नी, ने लगा करके बनाई जाती है। तो पढ़ना, इसका मूल रूप है पढ़। लिखना, लिखना का मूल रूप है लिख। चलना, चलना का मूल रूप है चल। तो छात्रों, ये तो है क्रिया और ये इस क्रिया का मूल रूप है, ये लिखना का मूल रूप है, ये चलना का मूल रूप है। इसी प्रकार से हंसना का हंस, इस प्रकार से
क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु में ना, नी, ने जोड़ करके छात्रों क्रियाएं बनाई जाती हैं। इसके बाद में छात्रों क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार। पहला प्रकार है छात्रों कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा है रचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के अन्य भेद। दो प्रकार के प्रकार है छात्रों, एक तो कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार और दूसरा है रचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो छात्र यहाँ मैं पहले आपको कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार बताऊंगा, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। और रचना प्रयोग के आधार पर छात्रों में आपको मूलतः वैसे इसके 8-9 प्रकार होते हैं, लेकिन मूलतः मैं आपको 4-5 प्रकार बताऊंगा। इस बिंदु का अपन इसको क्लियर करने के बाद देखेंगे। अब आप लिखने में लिख लेंगे कि क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, और रचना प्रयोग के आधार पर इसमें छात्रों पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। और छात्र ये जो 5वां बिंदु है, ये रचना प्रयोग के आधार पर क्रिया का प्रकार नहीं, ये सकर्मक क्रिया का भेद है। द्विकर्मक क्रिया, इस सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो मैं ये द्विकर्मक जो प्रकार है वो यहाँ नहीं बता करके और यहाँ आपको अलग से बताऊंगा। द्विकर्मक क्रिया, ये ध्यान रखना, ये क्रिया द्विकर्मक क्रिया है, वो सकर्मक क्रिया का ही एक भेद है, लेकिन मैं ये यहाँ न बता करके और इसको यहाँ आपको समझाऊंगा। इसके बाद सजातीय क्रिया होती है, उसके बाद में रंजक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, समापिका क्रिया होती है छात्रों, असमापिका क्रियाएं होती है। लेकिन हम मूलतः यहाँ इन 5 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। और आपको पद परिचय करते समय मूलतः सबसे पहले आपको किस आधार पर बताना है, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। उसके बाद यदि आप इन रचना प्रयोग के आधार पर पहचान पाओ तो फिर आप इनमें से भी कोई सा प्रकार लिख दे, लेकिन सबसे पहले आपको छात्रों कर्म के आधार पर क्रिया का प्रकार बताना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। उसके बाद में यदि आप पहचान पा रहे हो तो इनमें बता देंगे, नहीं पहचान पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा बिंदु लिंक करेंगे, तीसरा बिंदु वचन करेंगे, चौथा बिंदु छात्रों काल करेंगे और 5वां बिंदु करेंगे छात्रों क्रिया का कर्ता और क्रिया का कर्म या क्रिया का अन्य पदों से संबंध। अब हम कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। और दूसरा है छात्रों अकर्मक। यहां इसमें स उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है। स का मतलब है सहित, कर्म सहित क्रिया, और अ का मतलब होता है कर्म से रहित क्रिया। तो जैसा नाम है वैसे इनकी परिभाषा है छात्रों।
कि वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं, और वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता छात्रों उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें शेर वन में दौड़ता। तो छात्रों ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें पुस्तक शब्द छात्रों क्या है? कर्म। अभी बताएंगे कि कर्म की पहचान किस प्रकार से की जाती है, कि क्रिया से क्या प्रश्न पूछे कि जिससे कर्म की पहचान कर पाए। और इसमें छात्रों शेर वन में दौड़ता है, इसमें दौड़ता क्रिया है, लेकिन इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, इसलिए पढ़ता क्रिया को हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और दौड़ता क्रिया को छात्रों हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। अब बात आती है कर्म को पहचानने की, कि हम कैसे पहचाने कि ये कर्म है और ये क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और इस वाक्य में इस क्रिया के साथ कर्म नहीं है, इसलिए ये क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो छात्रों कर्म को जानने के लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ कि देखो, एक तो सकर्मक और दूसरी अकर्मक। तो कर्म को जानने के लिए छात्रों हमें 3 स्टेप पार करने होंगे। सबसे पहले क्रिया को जानना है। चाहे क्रिया वाक्य में किसी भी रूप में हो, लेकिन आपको ना लगा करके क्रिया को पहचानना है। कि जैसे राम ने मिठाई खाई, इसमें खाई क्रिया है, तो खाई को खाई नहीं, खाना क्रिया। वह विद्यालय जाता है, जाना क्रिया। वह विद्यालय से आता है, आना क्रिया। वह हंसता है, हंसना। कहने का मतलब है क्रिया को ना जोड़ करके क्रिया को निकालना है। सबसे पहले क्रिया की पहचान करनी है, ये पहला बिंदु। फिर छात्रों दूसरा बिंदु है कर्ता। दूसरा बिंदु आपको कर्ता पहचानना है। तो कर्ता को पहचानने के लिए छात्र आपको 2 प्रश्न करने होंगे। पहला प्रश्न है कौन, और दूसरा है किसने। और तीसरा स्टेप है छात्रों, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है कर्म। तो कर्म को जानने से पहले छात्रों क्रिया से आपको 2 प्रश्न करने होंगे। एक तो क्या और दूसरा है किसे। क्रिया से छात्रों क्या और किसे प्रश्न करने से यदि वाक्य में कोई ना कोई शब्द उत्तर के रूप में प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्म। लेकिन आपको सबसे पहले क्या छांटना है? क्रिया। क्रिया के बाद में आपको क्या छांटना है? क्रिया से कौन और किसने का प्रश्न करके कर्ता छांटना है। और फिर उसके बाद में छात्रों आपको कर्म छांटने के लिए क्रिया से क्या और किसे का प्रश्न करके और आपको कर्म की पहचान करनी है। उदाहरण देता हूं मैं। आधी रात को आकाश में तारे चमक रहे हैं। ये छात्र एक वाक्य है।
इसमें आपको पूछा जाए कि क्रिया सकर्मक या अकर्मक, तो सबसे पहले क्रिया सकर्मक या अकर्मक इस बात को जानने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप कौन सा है? क्रिया। हम क्रिया जानेंगे कि इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। चमक रहे हैं, तो चमक रहे हैं इसका मतलब चमकना। मैंने बताया था कि ना जोड़ करके क्रिया निकाली जाएगी, तो चमकना क्या हो गई छात्रों? क्रिया। फिर दूसरा स्टेप है छात्रों कर्ता। कर्ता की पहचान करेंगे। अब कर्ता की पहचान करने के लिए छात्रों क्रिया से दो प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं, एक तो कौन और दूसरा किसने। अब कौन का प्रश्न तो छात्रों कब करेंगे कि जब कर्ता शब्द के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं हो। और किसने का प्रयोग छात्रों कब करेंगे? जब कर्ता के आगे विभक्ति चिन्ह हो। इन बातों का ध्यान रखेंगे कि कौन वाला प्रश्न क्रिया से पहले कब करेंगे कि जब कर्ता पद के आगे क्या हो? विभक्ति चिन्ह नहीं हो। और किसने का प्रयोग कब करेंगे कि जब कर्ता पद के आगे किसका? विभक्ति चिन्ह हो। तो अब देखेंगे आधी रात को आकाश में कौन चमक रहे हैं? कौन चमक रहे हैं? तो छात्रों जवाब क्या होगा? तारे। तो इसका मतलब तारे क्या है? कर्ता। कर्ता की पहचान हो गई। अब हम देखेंगे कर्म। तो कर्म की पहचान करने के लिए छात्रों क्या और किसे, ये क्या है? ये तो छात्रों निर्जीव कर्म के लिए प्रयुक्त होता है और ये सजीव विशेष है मानव जाति के लिए प्रयुक्त होता है। आधी रात को आकाश में क्या चमक रहे हैं? तो छात्रों इसका जवाब भी क्या रहा है? तारे। तो यहां आपको एक बात गौर करनी है, अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना कि यदि कर्ता पहचानते समय जिस शब्द को आपने कौन या किसने लगा करके और कर्ता बता दिया, अगर वो ही शब्द क्या और किसे लगाने से आपको वो ही शब्द आपको मिलता है, तो भी छात्रों क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो भी छात्रों क्या होगी? क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। देखो दोबारा से कि यहाँ हमने एक वाक्य लिया कि आधी रात को आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो कर्ता को पहचानने के लिए छात्रों कौन और किसने शब्द लगाने हैं। कौन तो कब लगाना है कि कर्ता पद के आगे यदि विभक्ति चिन्ह नहीं हो तो कौन लगाना है, और किसने कब लगता है कि जब कर्ता पद के आगे विभक्ति चिन्ह नहीं हो। तो छात्रों आधी रात को आकाश में कौन चमक रहे हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? तारे चमक रहे हैं। तो छात्रों तारे शब्द क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। अब हमें तीसरा स्टेप का कर्म। तो कर्म को जानने के लिए छात्रों क्या और किसे, क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए और किसे का प्रयोग सजीव के लिए। तो हम क्या लगाएंगे कि आधी रात को आकाश में क्या चमक रहे हैं? तो छात्रों जवाब क्या आ रहा है? तारे। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो जवाब आपका कर्ता में आ रहा था वही जवाब आपका यदि कर्म में आता है तो भी छात्रों क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगी? अकर्मक क्रिया। यहाँ जवाब क्या और किसे लगाने से जवाब कर्ता के अलावा आए या जवाब नहीं आए। जवाब आए तो क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। यदि कोई जवाब नहीं आता तो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिया से पहले क्या और किसे लगाने से यदि वाक्य में कोई न कोई पद
उत्तर के रूप में आता है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। और यदि उत्तर के रूप में नहीं आता तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। लेकिन ध्यान आपको क्या देना है कि कौन और किसमें लगाने से जो शब्द उत्तर के रूप में आ रहा है, अगर वही शब्द क्या और किसे लगाने से उत्तर के रूप में आता है, उस स्थिति में छात्रों क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। समझ गए? अब हम पढ़ते हैं क्रिया के अन्य भेद। सकर्मक और अकर्मक मैंने आपको समझा दिया। सकर्मक और अकर्मक, वाक्य में जिस क्रिया के साथ क्रम प्रयुक्त होता है उसको क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अर्थात क्रिया से पहले क्या और किसे का प्रश्न करेंगे और जवाब मिल जाए, वही क्या होगा? क्रम। और वाक्य में जिस क्रिया के साथ क्रम प्रयुक्त नहीं होता वो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। यहाँ ध्यान देने की बात मैंने आपको बताई दी कि क्या और किसे लगाने से जो शब्द उत्तर के रूप में मिलता है वही शब्द यदि कर्ता के रूप में पहले प्रयुक्त होता है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। छात्रों, सबसे पहले तो हम क्या छाटेंगे? क्रिया। ये तो होगी क्रिया। फिर छाटेंगे कर्ता। कौन उड़ते हैं? पक्षी। ये क्या हो गया? कर्ता। अब कर्म जानने के लिए छात्रों दो प्रश्न पूछेंगे, क्या और किसे। क्या उड़ते हैं? तो छात्रों इसका जवाब ही क्या रहा है? पक्षी। तो मैंने आपको बताया कि कर्ता के रूप में आप जिस शब्द को पहले चयन करके आ रहे हो, यदि क्या लगाने से वही शब्द उत्तर के रूप में आता है तो उस स्थिति में भी छात्रों क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। हाँ, क्या और किसे लगाने से, क्रिया से पहले क्या और किसे लगाने से कर्ता से भिन्न यदि कोई उत्तर आता है तो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। यदि कोई उत्तर नहीं आता तो छात्रों क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। उसके बाद में आता है रचना प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो पहला प्रकार है छात्रों प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य में जहां कर्ता खुद क्रिया न करके किसी दूसरे को क्रिया करवाने के लिए प्रेरित करे, अर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश दिनेश से पत्थर लिखवाता। यहाँ छात्रों रमेश है, वो पत्थर लिखने का कार्य खुद नहीं कर रहा, वो पत्थर किससे लिखवा रहा है? दिनेश से। इसलिए जो लिखवाता क्रिया है छात्रों, वो क्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। और ये ध्यान देना, प्रत्येक प्रेरणार्थक क्रिया छात्रों सकर्मक क्रिया होती है। क्या है? प्रत्येक प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। फिर दूसरा है नाम धातु क्रिया। तो छात्र नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे? कि वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया बनाई जाती है उस क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे छात्रों फिल्म है, फिल्म नाम दे दिया गया, संज्ञा। मुझ पर दृश्य फिल्माया गया, तो फिल्म से क्या हो गया? फिल्माना। क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया। हाथ संज्ञा है,
सेठ ने मकान हथिया लिया। सेठ ने मकान हथिया लिया, तो हाथ से क्या बना ली छात्रों? हथियाना। बात, बात से क्या होता है? बतियाना। रंग, रंग से छात्रों रंगना। लालच, ललचाना आदि क्रियाएं छात्रों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। उसके बाद में तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले पूर्ण होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में कोई ना कोई मुख्य कार्य होगा और उस मुख्य कार्य को करने से पहले कर्ता के द्वारा एक और कार्य पूरा किया गया है, उस पूर्ण होने वाले काम को ही या उस पूर्ण होने वाली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे छात्र पढ़कर सो गया, तो छात्र यहाँ छात्र के द्वारा मुख्य रूप से कौन सी क्रिया की जा रही है? सोने की। लेकिन सोने से पहले छात्रों वो विद्यार्थी एक और क्रिया कर रहा है, कौन सी? पढ़कर। तो ये पढ़कर क्रिया है छात्रों, ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और ये ध्यान रखना, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर या करके शब्दांश जुड़े हुए रहते हैं, तो इसके आधार पर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 4 संयुक्त क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, दो धातु या क्रियाओं के योग से पूर्ण होने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। छात्रों गौर करना, दो धातु या दो क्रियाओं के योग से पूर्ण होने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बंदर छत से कूद पड़ा, तो इसमें छात्रों एक तो कूद और दूसरा पड़ा, ये दो धातु है। कूद से कूदना क्रिया होती है और पड़ा से पढ़ना क्रिया होती है। तो कूद पड़ा, इन दो धातु के योग से छात्रों एक क्रिया का पूर्ण होना पाया जा रहा है। तो कूद पड़ा क्रिया को छात्रों हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे बंदर छत से कूद पड़ा। यहाँ छात्रों कूद से क्या होता है? कूदना, पड़ा से पढ़ना, ये दोनों क्रियाएं हैं। और ये दोनों क्या है? धातु। इन दो धातु के योग से एक क्रिया क्या हो गई? पूरी हो गई। तो दो धातु के योग से पूर्ण होने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। और जो 5वां बिंदु था, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो रचना प्रयोग के आधार पर क्रिया का प्रकार न होकर के और सकर्मक क्रिया का एक भेद है, लेकिन यह मैं आपको अलग से बताऊंगा। द्विकर्मक है क्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो क्रम पाए जाते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो छात्र एक वाक्य है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई।
अब कर्म को जानने के लिए मैंने आपको दो बातें बताई थी कि क्रिया से पहले क्या और किसे लगाने से जवाब मिलता है, लेकिन ध्यान देना जवाब वही नहीं होना चाहिए जो कौन और किसने लगाने से मिले। यदि कौन और किसने लगाने से जवाब मिलता है तो वो क्रिया छात्रों कर्मक क्रिया कहलाएगी, और क्रिया से पहले क्या और किसे लगाने से, कौन और किसने लगाने से अलग जवाब मिलता है तो वो क्या होंगे, कर्म, और वो क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। यहाँ देखो अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई तो छात्रों इसमें पढ़ाई क्या है, क्रिया। अब कर्म को जानने के लिए हम क्या और किसे शब्द जोड़ेंगे। अध्यापक ने छात्रों को क्या पढ़ाई, तो छात्रों इसका जवाब क्या रहा है, हिंदी। इसका मतलब हिंदी क्या है, कर्म। और दूसरा है अध्यापक ने हिंदी किसे पढ़ाई, अध्यापक ने हिंदी किसे पढ़ाई, तो छात्रों जवाब आ रहा है छात्रों को। तो ये भी क्या है, कर्म। और कर्म को पहचानने के लिए देखो ये आगे इसका विभक्ति चिन्ह भी आ रहा है, इसके आधार पर भी आप पहचान सकते हैं। और क्या और किसे लगा करके भी आप वाक्य में से कर्म पद को निकाल करके और क्रिया बता सकते हैं कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है या द्विकर्मक है। तो ये यहाँ छात्रों इस वाक्य में पढ़ाई क्रिया के साथ दो कर्म पदित हुए हैं, इसलिए पढ़ाई क्रिया को हम क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। ये तो छात्रों मैंने आपको क्रिया और क्रिया के कुछ भेद आपको बताए। अब आता है क्रिया का पद परिचय। तो क्रिया का पद परिचय छात्रों निम्न बिंदु के आधार पर किया जाता है। पहला है क्रिया का प्रकार, दूसरा है लिंग का प्रकार, तीसरा है वचन का प्रकार, चौथा है काल, और पांचवा छात्रों वाच्य भी होता है। और एक हम लिखेंगे क्रिया का अन्य पद से संबंध। इस प्रकार से हम क्रिया का पद परिचय 5 बिंदु के आधार पर कर सकते हैं। तो छात्रों हम एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है कि पवन पुस्तक पढ़ता। तो छात्रों यहाँ जैसे पढ़ता के नीचे अंडरलाइन आ गई, परीक्षा में आ गया कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो रेखांकित पद क्या है। तो मैंने अभी आपको परिभाषा बताई कि वाक्य में जिस शब्द या शब्द समूह से किसी काम का होना या करना पाया जाता है वो क्या कहलाती है, क्रिया। तो ये तो क्या है इसमें, क्रिया। पहचान लिया आपने, ये बात आपको मन में रखनी है। उसके बाद में क्रिया का पद परिचय करने के लिए कितने बिंदु है छात्रों, 5 बिंदु। अब हम इन बिंदु के आधार पर पद परिचय करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे पढ़ता, क्रिया का प्रकार। तो सबसे पहले छात्रों आप क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, कर्म के आधार पर, रचना प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले छात्रों आप मुख्यतः कर्म के आधार पर क्रिया की पहचान करेंगे कि वो क्रिया सकर्मक है या क्रिया अकर्मक है। तो सकर्मक और अकर्मक को छांटने के लिए छात्रों मैंने 2 बातें बताई थी कि क्रिया से पहले क्या और किसे लगाने से यदि वाक्य में कोई न कोई पद उत्तर के रूप में मिलता है तो वो पद क्या कहलाएगा, कर्म, और वो क्रिया क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। तो पवन इससे पहले जब जोड़ेंगे क्या पढ़ता है, तो छात्रों इसका जवाब क्या मिल रहा है हमें, पुस्तक।
तो इसका मतलब पुस्तक शब्द क्या है? कर्म। तो इसका मतलब ये क्रिया कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। तो पहला बिंदु क्या लिखेंगे? सकर्मक क्रिया। दूसरा लिंग का प्रकार। तो पढ़ता शब्द से कौन से लिंग का बोध हो रहा है हमें? पुल्लिंग का। अगर पढ़ती होता तो क्या हो जाता? स्त्रीलिंग। वचन, वचन से कौन से वचन का बोध हो रहा है? अगर पढ़ते होता तो छात्र क्या होता? बहुवचन। लेकिन पढ़ता है तो एक वचन। उसके बाद में काल, काल 3 होते हैं छात्रों। तो ये कर्ता के द्वारा क्रिया कौन से काल में हो रही है? वर्तमान काल में। यहां लिखेंगे वर्तमान काल। और 5वां बिंदु छात्रों, क्रिया का अन्य पदों से, क्रिया का अन्य पदों से संबंध। तो अन्य पदों से संबंध में छात्रों आपको ये बताना है कि पढ़ता क्रिया का या क्रिया का कर्ता पवन और कर्म क्रिया का जो कर्म है वो है पुस्तक। इस प्रकार से छात्रों आप क्रिया का पद परिचय करेंगे। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। शिक्षक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। तो यहाँ छात्रों पढ़वाता के नीचे अंडरलाइन आ गई और आपको इसका पद परिचय करना है। तो सबसे पहले आप कर्म के आधार पर क्रिया का प्रकार जानेंगे कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। तो शिक्षक छात्रों से पाठ पढ़वाता है। तो कर्म को जानने से पहले आप क्रिया से क्या प्रश्न करेंगे? क्या और किसे, क्या और किसे प्रश्न करने से जवाब मिलता है तो वो क्रिया क्या होगी? सकर्मक। तो शिक्षक छात्रों से क्या पढ़वाता है? तो छात्रों इसका जवाब क्या मिल रहा है? पाठ। तो इसका मतलब पाठ क्या है? कर्म। तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। और छात्रों अगर आपको रचना प्रयोग के आधार पर भी क्रिया का ध्यान है तो यहाँ देखो, शिक्षक पाठ पढ़ने का कार्य खुद नहीं कर रहा, वो छात्रों से पढ़वा रहा है। और जहाँ कर्ता खुद कार्य न करके और किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करे या दूसरे से काम करवाए तो वो क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होती है। छात्रों यहाँ कोमा लगा करके आप लिख देंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। दूसरा बिंदु है लिंग का प्रकार। तो छात्र यहाँ कौन से लिंग का बोध हो रहा है आपको? पुल्लिंग का। तीसरा है वचन का प्रकार। तो कौन से वचन का है? एक वचन का। काल पढ़वाता है, वर्तमान काल। और क्रिया का अन्य पदों से संबंध। तो छात्रों पढ़वाता है, क्रिया का कर्म तो क्या है? पाठ। इस प्रकार से छात्रों आप क्रिया का पद परिचय करेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं हम। दिनेश या शेर वन में दौड़ता है। तो छात्रों यहाँ दौड़ता का आपसे पद परिचय करवाए तो सबसे पहले आपको क्रिया पहचाननी है कि दौड़ता से किसी काम का होना या करना पाया जा रहा है। उसका मतलब ये क्या है? क्रिया। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और क्रिया का पद परिचय करने के लिए पहला बिंदु होता है छात्रों क्रिया का प्रकार। तो क्रिया का प्रकार जानेंगे हम सबसे पहले कर्म के आधार पर। तो शेर वन में, अब क्या और किसे लगाएंगे? क्या और किसे। ठीक है। तो शेर वन में
क्या दौड़ता है? तो छात्रों कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये दौड़ता क्रिया क्या हो गई? अकर्मक है क्रिया। यह क्या लिख देंगे अपन? अकर्मक है क्रिया। दूसरा है लिंग, और दौड़ता से हमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है, यह लिख देंगे पुल्लिंग। वचन है, यहाँ छात्रों एक वचन का बोध हो रहा है तो लिख देंगे एक वचन है। चौथा बिंदु या काल, वर्तमान काल। और पांचवा बिंदु क्रिया का अन्य पदों से संबंध, तो छात्रों लिख देंगे दौड़ता है क्रिया का कर्ता कौन है? शेर। दौड़ता है क्रिया का कर्ता शेर। अब यहाँ वो बात ध्यान रखना आप है कि मैंने बताया था ना कर्म को पहचानने के लिए 3 स्टेप। पहला क्रिया को पहचानना है, उसके बाद में कर्म को कर्ता को पहचानना है, और कर्ता को पहचानने के लिए क्या लगाना है? कौन और किसने। वन में कौन दौड़ता है? क्या जवाब आ रहा है? शेर। तो इसका मतलब शेर क्या है? कर्ता। और शेर वन में क्या दौड़ता है? उसका जवाब भी क्या आ रहा है? शेर। तो मैंने आपको बताया था कि जो जवाब कौन या किसने लगाने से आता है, यदि वही जवाब क्या और किसे लगाने से आए, तो छात्रों उस स्थिति में भी क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। तो छात्रों मेरे को पूरा विश्वास है कि आपको क्रिया और क्रिया का पद परिचय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में छात्रों हमें विशेषण और विशेषण का पद परिचय करना सीखेंगे। धन्यवाद छात्रों।